जो सब भेजना ही है। क्या हुआ? किस चीज की? फर्स्ट क्लास में कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखें सब लोग। तो डेटा एनालिटिक्स में जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनने सब लोग। तो वी आर स्टार्टिंग डेटा साइंस एक्चुअली, बट डेटा साइंस का ये सब पार्ट है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स में करना क्या क्या होता है, उसको समझना है। ध्यान से आप केयरफुली समझें और चीजों को ध्यान से देखें। आप दोनों को चुप हो गया हो तो मैं शुरू करूं? आप दोनों पहले बात कर लो। तो देखो, डेटा एनालिटिक्स में मेनली हमें 4 स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। वी नीड टू परफॉर्म 4 स्टेप इन डेटा एनालिटिक्स, क्योंकि देखो डेटा एनालिटिक्स में दिस इज द प्री रिक्वायर्ड थिंग्स। डेटा, इफ वी हैव डेटा देन वी कैन डू वॉट एवर थिंग्स। यदि डेटा ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? तो ऑल ऑफ फर्स्ट वी नीड टू एक्सेस द डेटा, चाहे वो डेटा कहीं से एक्सेस कर लो। तो स्टेप 1 इन डेटा एनालिटिक्स वी नीड टू परफॉर्म डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। सबसे पहले क्या करनी पड़ती है आपको? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में बेटा क्या करते हैं आप? वी जस्ट गैदर द डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। हमें सबसे पहले डेटा को गैदर करने की नीड होगी। या तो आप एक्सेल में मैन्युअली डेटा क्रिएट कर लो, या मल्टीपल टूल टेक्नोलॉजी उसके थ्रू मैन्युअली डेटा क्रिएट करो, या फिर आप किसी लोकेशन से डेटा को एक्सेस करो। तो आप मुझे बताओ, डेटाबेस के कितने लोकेशन होते हैं? डेटा के स्टोर करने के कितने लोकेशन है, कितने सोर्सेस हैं? एक तो हमारा क्लाउड इन्वायरमेंट है जो सबसे पॉपुलर है। कौन कौन? AWS और एज्योर जो सबसे पॉपुलर इन्वायरमेंट है जहां पे डेटा स्टोर हो सकती है। यस और नो? डेटा हमारी डेटाबेस सर्वर पे भी अवेलेबल हो सकती है। कौन कौन से डीबी सर्वर आप जानते हो अभी तक, बताओ। आपने मैं जानते हो कि माई सिक्वल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रेस, ओरेकल, ये सारे क्या है? डेटाबेस के सर्वर हैं। तो डेटा यहाँ भी हो सकती है। डेटा किसी वेबसाइट पे हो सकती है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। डेटा हमारी किसी लोकल मशीन में भी हो सकती है। नहीं, तो वट एवर स्पेस, वट एवर लोकेशन, डेटा कहीं भी हो सकती है। तो डेटा वट एवर लोकेशन पे हो, उसको एक्सट्रैक्ट करने के कितने रूल एंड रेगुलेशन आप जानते हो, कितने वे जानते हो जिसके थ्रू आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो? देखो, मल्टीपल वे है डेटा को एक्सेस करने का। मल्टीपल टूल और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है टुडे एरा में डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का। लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज कॉल्ड एपीआई। बाय द हेल्प ऑफ एपीआई वी कैन एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम वट एवर लोकेशन। अब एपीआई होता क्या है सो समझिए। एपीआई नथिंग बट जस्ट अ वे, जस्ट अ टेक्निक, जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस टू एस्टैब्लिश लाइव कनेक्शन बिटवीन डेटाबेस टू योर रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज और डेटाबेस के बीच में क्या करता है ये? लाइव कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। क्या हमारी बात आप समझ पा रहे हैं? तो एपीआई नथिंग बट जस्ट अ वे, जस्ट अ टेक्निक दैट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम वट एवर रिसोर्सेस। आपके लोकल, चाहे रिसोर्सेस क्या हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, एक मोबाइल फोन हो सकता है, या वट एवर हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में लाइव कनेक्शन स्टैब्लिश करने में कौन हेल्प करेगा आपको? एपीआई। अब ये एपीआई दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई। समझ गए आप? तो रेस्ट एपीआई का अलग यूज है, फास्ट एपीआई का अलग यूज। रेस्ट एपीआई आपके डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होता है। फास्ट एपीआई हमारा फास्ट एपीआई हमारा डॉक्यूमेंटेशन पर्पस यूज होगा। जहां भी डेटाबेस से रिलेटेड कुछ काम करना है वहां पे हम क्या बनाते हैं? रेस्ट एपीआई।
और जहां भी हमें डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री पार्ट रिलेटेड कुछ काम करना वहां हम क्या क्रिएट करते हैं फास्ट। तो हमारे लिए क्या यूजफुल रहेगा, रेस्ट एपीआई। समझ गए ना? तो हमें बनाना नहीं होता, हमें सिर्फ डेटा को हैंडल करना आना चाहिए। हमारे पास ऑलरेडी एपीआई बनी बनाई होगी, हमें सिर्फ क्या करना होगा उसे। तो हैंडल कैसे करते हैं वो ध्यान से समझिएगा आप, थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो देखो आप थिंग इज दैट, जैसे आप रियल लाइफ में एक सिनेरियो बताता हूँ, एपीआई से डेटा लाइव डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आप अपने मोबाइल फोन में, याद करो आप अपने मोबाइल फोन में जो आपके वेदर की इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या हमारे फोन में किसी भी तरह के वेदर का डेटाबेस है? सारा है। दिखा दो भाई साहब, कहाँ है? डेटाबेस का मतलब अभी सीक्वल खत्म किए हैं, इतना तो पता होना चाहिए डेटाबेस का मतलब क्या होता है। डेटाबेस का मतलब क्या होता है? सिंगल डेटा, क्या कलेक्शन ऑफ डेटा ना। आपको सिर्फ एक सिंगल इंफॉर्मेशन आ रही है, एक सिंगल डेटा आ रही है, डेटाबेस कहाँ है आपके पास? नहीं है ना। और वो डेटाबेस कहाँ है? किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में। हमारे क्लाउड वेदर की डेटाबेस कहाँ पड़ी है? किसी क्लाउड इन्वायरमेंट। हो सकती है किसी डेटाबेस सर्वर में भी हो, या किसी क्लाउड इन्वायरमेंट में भी हो सकती है। तो कहीं भी हो सकती है। तो उससे आपकी फोन में लाइव कनेक्शन एस्टेब्लिश देखे होंगे आप, हमेशा अपडेटेड रहता है। 14 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर और डिग्री होने वाली है, स्मोकिंग है, रेनी सीजन है, क्लाउडी है, बताते रहता है ये सब में। तो वहां पे अपडेट हो रहा है, उस अपडेट हम सभी को रिफ्लेक्ट हो रहा है। यस, और यहाँ पे समझ में आ रहे हो? तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है? बाय द हेल्प ऑफ एपीआई। दूसरी चीजें, हमें सिर्फ कितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस होती है? ओनली 2 3। जैसे सिर्फ हमें क्या क्या दिखता है? टेम्परेचर दिखता है और थोड़ी सी फॉरकास्ट दिखती है। क्या वेदर की सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है? वेदर में और भी इंफॉर्मेशन होते हैं, क्या क्या? विंड का स्पीड किधर है, विंड का विंड का डायरेक्शन क्या है, हाँ, पहले का भी डेटा होगा। दूसरा, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे चल रही है, नहीं, कितने क्या है, सब ह्यूमिडिटी क्या है, मैक्सिमम चीजें होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती। तो ये क्या है? तो इसका मतलब क्या, एपीआई के थ्रू हम डेटा को हेरारिकल वे में भी एक्सेस कर सकते हैं, जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना डेटा कर सकते हैं। जैसे कि क्या, जैसे कोविड की डेटा है, तो डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास इंटायर वर्ल्ड का डेटा होगा हेल्थ का। बट हमें एज इंडियन में तो सिर्फ इंडियन की डेटा पे एनालिसिस करनी है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस पूरे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटाबेस में सिर्फ इसकी डेटा एक्सेस करेंगे। एपीआई से पहले क्या होता था कि हमें पूरे डेटा को यूज के एक्सेस करना पड़ता था, फिर उससे वर्क करना पड़ता। इससे दो प्रॉब्लम होती है, एक तो दूसरे की, एक प्राइवेसी इशू हो सकती है, आपकी कंट्री के डेटा कोई और एक्सेस कर रहा है, ये डिसएडवांटेज नहीं है। और दूसरी क्या होती थी, हमारे हम रिसोर्सेस काफी वेस्ट होते थे। जैसे हमें सिर्फ 10 जीबी के डेटा पे काम कर रहे हैं, तो हमने 100 जीबी डेटा ले रखा। उस 100 जीबी में से 10 जीबी अलग करना कितना टिपिकल है, सोचो आप। ये प्रॉब्लम की वजह से हम क्या यूज करते हैं अभी, एपीआई। ये सारी तरह की वर्क मतलब ये सारी तरह की वर्किंग एफिशिएंसी को हेल्प में करता है। बट एक और ही दिक्कत है एपीआई के अंदर, क्या? ये जब इसको डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देना किसी लोकेशन से, तो ये डेटा को या तो जीएसएन में रिटर्न करेगा या एक्सएमएल में। जेएसएन और एक्सएमएल क्या होता है? ये डेटा के फॉर्मेट है। जेएसएन फॉर्मेट किसे कहते हैं? जब डेटा कुछ इस तरीके से दिखता हो, ये इस तरह से। तो इसे क्या कहते हैं? जेएसएन फॉर्मेट या एक्सएमएल फॉर्मेट। समझ में आया आपको? डेटा कुछ इस तरह से स्टोर होगी, देखो आईडी होगी, उसकी वैल्यू होगी, फिर नेम होगा, फिर उसकी वैल्यू होगी, इस तरह से डेटा स्टोर होती है। की और वैल्यू के फॉर्मेट, दिस इज कॉल्ड जेएसएन डेटा। तो अब इस डेटा पे हम क्या काम कर सकते हैं? हमें तो डेटा टैबलेट फॉर्मेट में चाहिए ना। तो इस डेटा को टैबलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? सोचिए आप, ये प्रॉब्लम है ना, समझ में आया आपको? रियलाइज कर पा रहे हो मैं किस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको चीजें ले जा रहा हूँ? हमने किसी भी लोकेशन से डेटा को ले आए परफेक्ट एपीआई के थ्रू, बट डेटा जो है किस फॉर्मेट में है? जेएसएन में। तो कैसे क्या करेंगे फिर सोचिए। अभी वाईफाई की जरूरत पड़ गई आपको?
बताइए कैसे करेंगे टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट। वासुदेव को जानते हैं आप, वासुदेव को? वासुदेव वाहिद है। तो मैं ये समझा रहा था, हाँ, देखो। तो देखो आपकी टैब ये जेएसएन और इसकी डेटा को कन्वर्ट टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए मल्टीपल टूल और टेक्नोलॉजी। इसके लिए पहले जो यूज हुआ करता था वो होता था हमारे डेटा माइनिंग। पहले इसके लिए क्या यूज करते थे हम? डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। अब हमारे पास मल्टीपल टूल है, जैसे सबसे पॉपुलर जो है हमारा पाइथन है। उसके बाद मल्टीपल बीआई टूल अवेलेबल है टुडे एरा में। और फिर हमारा एक्सेल भी है। ये तीन टूल ऐसे हैं जिसके थ्रू किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अच्छा, पाइथन टूल नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये दोनों टूल हैं। पाइथन को कल से कोई टूल मत कहने लग जाना। तो ये दोनों टूल हैं, और पाइथन इन तीनों के थ्रू यदि हम मतलब हमें यदि डेटा एनालिसिस करना है तो हमें तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें से आपने क्या क्या कर रखा है, आ जाओ। वासुदेव को भी फोन कर लो, 1 बजे तक आ जाए। आज नेक्स्ट टाइम है, घर चला गया, फिर तो खत्म। समझ गए यहाँ पे? तो समझ में आया? तो यही मैं समझाना चाह रहा था आपको कि ये तीन टूल और टेक्नोलॉजी हमें आना चाहिए, जिसमें से आपको क्या क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। तो होप करते हैं आपको पाइथन पहले से आता होगा। होप करते हैं बीआई टूल आपको आता होगा, और होप करते हैं एक्सेल भी आपको आता होगा। बट हम इस क्लास में पाइथन के थ्रू करेंगे। आपको बीआई टूल और एक्सेल यदि आता होगा तो एंड ऑफ द क्लास हम करवा देंगे। अदरवाइज मेनडेटरी इस क्लास में मेन हम किसको फॉलो करेंगे? पाइथन। हम डेटा को एक्सट्रैक्शन इसके थ्रू करेंगे, पाइथन आते हैं। डेटा को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से कैसे एक्सेस करेंगे? बाय दी हेल्प ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन की मल्टीपल लाइब्रेरी यूज होती है। हमें डेटा एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्या यूज करेंगे? पांडाज। पाइथन की एक लाइब्रेरी है सबसे जो पॉपुलर है, पांडाज। और हमें numpy, ये दो ऐसे पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हेल्प करते हैं। तो उन्होंने ज्यादा नहीं बात करती हो सर, क्या डाउनलोड करवा रहे हो? पीछे चले जाओ तो दोनों करते रहोगे तो करवा देंगे बेटा, जब जरूरत पड़ेगी तो ये समझ लो ना। क्या है ये? पूरे मतलब प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे ना, तो सबसे ज्यादा तुम्हें दोनों बैठ सकते हो कि हम समझ गए। अभी से इतना सीरियस हो जाओ, मतलब जो चीज समझा रहे हो उसको फोकस करो। तो लोगों को डेटा एनालिसिस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना तो तीसरी बार बैच ले रहे हो, क्यों हुआ हमको जाके? उनको पता भी नहीं होगा एक तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। 4 घंटे देखा था कि कोर्स ले रही है, मेरा पता मुझे पता भी नहीं मेरे क्या क्या काम है, पूछ सकते हो अपने लोगों से। उसके बच्चे का दिक्कत क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास को तो मिस नहीं करो। ये लेक्चर रोज नहीं करते क्या? रोज घंटे लेक्चर होती है क्या? आपको आते प्रैक्टिस होता है ना। जो कुछ भी बोल बात भूखना आपको तो टप लग रहा है, आपको देखिए समझा रहे हैं इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और आप उसी को समझना हर बात में। तो मतलब हम ये समझा रहे थे आपको कि हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक करने के लिए हम इस क्लास में जो फॉलो करेंगे वो सबसे ज्यादा किसको प्रिविलेज देंगे? पाइथन। तो पाइथन बेटा ये दोनों लाइब्रेरी हम फॉलो करेंगे, पांडाज और numpy। इसके थ्रू आप किसी भी लोकेशन से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लोगे। अब देखो इसके बाद समझिएगा आप ध्यान से। अब डेटा एक्सट्रैक्ट तो कर लिए, बट डेटा को हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस भी तो करना होगा ना। यस और नो से? क्योंकि आप रियल लाइफ में जब गोल्ड माइनिंग करते हो, जैसे ये इनडायरेक्टली हमने क्या किया, डेटा को तो माइनिंग किया दूसरे लोकेशन से। तो रियल लाइफ में जब हम गोल्ड को माइनिंग करते हैं तो क्या हमेशा गोल्ड ही आता है? उसके साथ एक्स्ट्रा तो स्टार्ट भी आ जाते हैं। तो सेम हमारे साथ भी होता है कि हम जब डेटा को डिफरेंट लोकेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डेटा के साथ मल्टीपल इश्यूज जनरेट होता है। हमारे डेटा के अंदर मल्टीपल ब्लैंक वैल्यूज हो जाते हैं, कभी कभी डेटा मल्टीपल डुप्लीकेट एंट्री भी हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि डेटा मैक्सिमम इस रेंज में है, 10 to 100 के रेंज में है, और कुछ डेटा बहुत छोटी है और कुछ डेटा बेटा बहुत बड़ी है। दिस इज कॉल्ड आउटलायर। इससे दिक्कत क्या होता है कि जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ऐसे था वो बिल्कुल ही इसकी वजह से ऐसे हो गया। ये प्रॉब्लम है ना, ये समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह की चीजें होती हैं। कभी कभी एक होता है कि एक ही डेटा मल्टीपल टाइम रिपीट हो गई है, या मल्टीपल प्लेसेस पे नल वैल्यूज हैं। तो इस चीजों को ठीक करने के लिए हमें अपने डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म डायग्नोसिस एनालिसिस। तो हमें स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है? डायग्नोसिस एनालिसिस। इसी को कुछ लोग डेटा क्लीनिंग भी बोलते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा नहीं? तो हमें स्टेप 2 में क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस। मैंडेटरी पार्ट है।
और एक चीज और बताऊं, पूरे डेटा साइंस का बैकबोन होता है डायग्नोसिस एनालिसिस। तो डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? स्टैट्स। तो हम अपनी क्लास में ये पढ़ेंगे। अब स्टैटिस्टिक क्या है बेटा? मैथमेटिक्स है, आपने पढ़ा होगा 10th 12th में। स्टैट्स क्या है? मैथमेटिक्स है। तो आपको मैंने एक डेटा प्रोवाइड किया, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको एक बड़ी बड़ी डेटा है, इसमें एक कॉलम आपके है एज, सपोज करिए। तो एज में यदि आपको कहा जाए कि इसका एवरेज कैलकुलेट करिए, तो क्या ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का मैनुअली कॉल ये मीन कैलकुलेट कर पाओगे, एवरेज कैलकुलेट कर पाओगे आप? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 10,000 भी हो सकता है या 10 लाख भी हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता? तो इतनी बड़ी डेटा पे आपको मैनुअली मीन कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर से हमें टूल और टेक्नोलॉजी की यूज करनी पड़ेगी। तो मल्टीपल टूल और टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आपने सुना होगा। सबसे वही सेम चीजें हम पाइथन के थ्रू भी डायग्नोसिस एनालिसिस कर सकते हैं, बीआई टूल के थ्रू भी कर सकते हैं, एज वेल एज एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। समझ गए ना? बट फिर से हम आपको बात करें, हम अभी फिलहाल की क्लास में जिसके थ्रू करके देखेंगे, पाइथन के। एंड ऑफ द क्लास इसके थ्रू भी करवाएंगे, बट हम प्रिविलेज किसको देंगे, मोस्टली प्रेफरेंस किसको देंगे? हम पाइथन। तो स्टैटिस्टिक को अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट करने के लिए हम अपनी ये लाइब्रेरी यूज करते हैं, स्काईपाई। आज बेटा स्काईपाई। और हम यहाँ पे यूज करेंगे नमपाई, भी हमें हेल्प करते हैं। ये दो लाइब्रेरी हैं जो सबसे ज्यादा हमें हेल्प करेंगी किस पर्पस में? डायग्नोसिस एनालिसिस करने। पांडाज भी करता है, ऐसे नहीं कर सकते। तो पांडाज, नमपाई और स्काईपाई, ये तीन लाइब्रेरी हैं जो मेनली यूज होंगे। तो ये लाइब्रेरी भी पढ़ना पड़ेगा हमें, है ना? समझ में आया डायग्नोसिस एनालिसिस का मेन मोटो क्या है? यदि आपसे इंटरव्यू में पूछा है कि व्हाट इज द डायग्नोसिस एनालिसिस, तो हम क्या कहेंगे? इन डायग्नोसिस एनालिसिस वी जस्ट क्लीन द डेटा। अच्छा एक चीज बताइए, डायग्नोसिस एनालिसिस सभी डेटा में एक ही तरह के होंगे या सभी में अलग अलग होंगे? डिपेंड करेगा डेटा कैसा है। यदि डेटा बहुत ज्यादा मैसिव है तो उतनी लेवल पर डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। यदि डेटा कम मैसिव है, मतलब डेटा के अंदर कम इश्यूज है, तो कम हमें डायग्नोसिस करना पड़ेगा। यस और नो? जैसे रियल लाइफ में आपकी पानी है, पानी को उतने फिल्टर जितना कम रखना, फिल्टर करना पड़ता है। पानी कम गंदा है, कम डर्टी वाटर है, तो हमें फिल्टर करनी पड़ेगी। यस और नो? तो डेटा को फिल्टर करने के लिए, मतलब डेटा को क्लीन करने के लिए हमेशा फिक्स स्टेप नहीं होगा। इंटरव्यू में आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ध्यान से पूछा जाता है आपको ये, how many steps do you need to perform data for diagnosis analysis या for data cleaning? तो आप क्लियरली बोलो कि देयर इज नो एनी फिक्स स्टेप। क्या पॉसिबल है ये? वो डेटा पे डिपेंड करेगा कि कितनी चीजें, कितने उसमें इश्यूज है। यस और नो? तो वो जितनी उसमें इश्यूज रहेंगे, जब तक डेटा को हम देखेंगे नहीं तब तक हम बाय वैसे मतलब बार कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? तो सेम थिंग्स हियर हैपेंड आल्सो। तो डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए हम ये यूज करेंगे। तो हम ये पूरी क्लास में ना, हमारा मेन मोटो होगा यही। अपनी क्लास में डायग्नोसिस एनालिसिस करने के लिए डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें पढ़ने के लिए नहीं है, बट हमें डायग्नोसिस एनालिसिस करना है, तो हमें डिस्क्रिप्टिव करना होगा। क्योंकि यदि डेटा होगा ही नहीं तो हम डायग्नोसिस एनालिसिस क्या करेंगे? समझ गए ना? तो हम अपनी क्लास में मेन दो ही चीज परफॉर्म करेंगे, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एज वेल एज डायग्नोसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या करते हैं? डेटा को गैदर करते हैं, और डायग्नोसिस एनालिसिस में हम डेटा को फिल करते हैं। समझ गए? देखो बेटा, इसके बाद जिसमें हमें पता होना चाहिए कि इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। तो स्टेप थर्ड में हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो क्लीन डेटा हो चुका है, उस पे स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। वी नीड टू परफॉर्म प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। नाम से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस समझ में आ रहा होगा आपको। जैसे हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमें प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करना है। जैसे रियल लाइफ में आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करते हैं, उसके बाद बताते हैं ना कि ये सारे आपको डिजीज हैं, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर से हिडन स्ट्रक्चर को बताते हैं। यस और नो? हमारी डायग्नोसिस होती है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सारी चीजों को भी यहाँ पे बताते हैं ना कि आपको ये सारी डिजीज हैं, ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो हम भी यही करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। जैसे हमारे पास एक जस्ट एग्जाम्पल की बात करूं, जब हमने बिग मार्ट की डेटा प्रोवाइड किया आपको, और 2022 से लेके अब तक की डेटा प्रोवाइड किया, मतलब 24 तक, इनडायरेक्टली आपको कितने साल की डेटा? 3 ईयर्स की, 22, 23 और 24, ये 3 साल की डेटा है ना आपको। तो इसमें से यदि मैं आपसे कहूं कि हमें एनालिसिस करके बताइए आपको ईयरली बेसिस पे हमारी सेल क्या है, तो आराम से आप कर सकते हो कि 2022 में आपको इतनी रुपए की सेल हुई है, सपोज 2 मिलियन की। 2023 में कितने की हुई है ये भी बता सकते हैं आप, और 2024 में क्या हुआ ये भी बता सकते हैं। सब तो ये तरह, इस तरह की प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आप जनरेट कर सकते हो बाय दी ये। सपोज अब ये तो हमने टेबुलर फॉर्मेट, इसी को हम क्या, हम चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ज्यादा बेटर दिखेगा यूजर को।
तो इस तरह के प्रिस्क्रिप्शन, या फिर हमें यदि सपोज दैट मंथ वाइज देखना हो कि मंथ वाइज हमारी सेल कितनी हुई है, तो हमने यहाँ पे अमाउंट डिसाइड कर दिया, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। इधर हमने जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके हम दिसंबर तक के डेटा बना दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंटिंग द 2022 का रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है पर्टिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, 23 का। और हमारा 24 चल रहा है, तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, 24 का कि 24। तो क्या हम इजीली देख सकते हैं ना कि 22, 23 और 24 में किस महीने में हमारा सेल अप हुआ है, किस महीने में हमारा डाउन हुआ है, देख सकते हैं सर। सपोज करो आपने देखा कि दिसंबर महीने में पिछले 3 सालों से इस साल की जो सेल है वो डाउन हो रही है, तो अब फाइंड आउट करना पड़ेगा कि रीजन क्या रहा है। क्योंकि सेल्स डाउन हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है। सेल्स अप होता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कोई इशू नहीं होती, सेल्स अप हो रही है अच्छी बात है, पर डाउन हो इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तब मुझे बताओ हमें रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने आपको जो डेटा दिया बिग मार्ट की डेटा दिया है, तो बिग मार्ट एक सिंगल कैटेगरी के प्रोडक्ट नहीं सेल करता, मल्टीपल कैटेगरी का देता है, तो हर कैटेगरी वाइज देखना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये पाई चार्ट भी तो बना सकते हैं। ये सपोज करो 2022 का है सेल्स का सिनेरियो, इसमें बता रखा हो कि सपोज करो 22 में क्लोथ सेक्शन पे हमारे इतने मिलियन का सेल हुआ था, इतने रुपए का। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे, किड्स सेक्शन पे, बॉयज सेक्शन, मेल सेक्शन, इस तरह से हमने बना दिया। ये 23 का डेटा है सपोज इसी तरह का, और ये 24 का है, तो आराम से हमें पता चल नहीं जाएगा कि कौन सी कैटेगरी की सेल कम हुई है, सर बताओ। और जिस कैटेगरी की सेल डाउन हुई है, अब उस कैटेगरी के कौन से प्रोडक्ट पे सेल कम हो रही है ये भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो जैसे एक कैटेगरी के अंदर सिंगल प्रोडक्ट नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, तो अभी विंटर सीजन आ चुका है और आप समर के एसी फ्रिज कूलर रख रहे हो तो सेल होगा। अभी आपको हीटर्स रखना चाहिए, ब्लोअर रखना चाहिए, ये सब सेल होगा ना, ये सब नो। ये भी डिसएडवांटेज हो सकता है, यही ये भी हो सकता है सेल डिक्रीज होने का चांसेस, या ये भी हो सकता है आपका कंपटीटर 30% दे रहा है डिस्काउंट और आप 10% लेके बैठे हो, ये भी पॉसिबल है। तो यहीं पे रोल आता है बेटा बिजनेस एनालिस्ट का। देखो इतना काम डेटा एनालिस्ट का है, इतना जो आपको मैंने समझाया यही काम था डेटा एनालिस्ट का। डेटा को किसी भी लोकेशन से एक्सेस करेगा, जैसी डेटा की नीड होगी उसके बाद उस डेटा को क्लीन करेगा, जितने लेवल पे वो डेटा गंदे होगा उसके बाद उस डेटा को क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस डेटा पे प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट जनरेट करेगा। और प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट इस तरह का जनरेट करेगा। इसके बाद अब उसने जैसे उसने वो आइडेंटिफाई करके दे दिया कि हमारी जो सेल्स है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे डाउन हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है रोल बिजनेस एनालिस्ट का। वो क्या करता है, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जनरेट करता है कि अब इस सेल्स को अप करने के लिए हमें क्या करना हो। समझ में आया। तो सेल्स को अप करने के लिए जैसे हमने एक सिनेरियो नहीं बताया, अभी जस्ट बता रहे थे कि हो सकता है 20% डाउन हो गया हो, 20% अप हो गया। तो यदि नियर बाई जो कंपटीटर वो 30% का डिस्काउंट दे रहा, तो सिंपल सी बात है कि अपनी सेल्स को अप करने के लिए आपको 35% देना पड़ेगा। यदि 35% आप डिस्काउंट दोगे तो सिंपल सी बात है कि आप 20, पहले आप कितना दे रहे थे 10%, क्योंकि आपका बजट उतना ही लागू कर रहा था। आप 30% और बढ़ के दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो दोगे नहीं, कोई कंपनी अपनी बजट से तो देगी नहीं ना, अलाउ नहीं करेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, वो बिजनेस एनालिस्ट को सोचना पड़ेगा कि बाकी किसी में जिसकी सेल अच्छी थी उसमें 5%, किसी में 2%, किसी में 4%, ताकि हमारा ये ओवरऑल मेकअप हो जाए। और गलती से बिजनेस एनालिस्ट अच्छा एक्सपीरियंस वाला नहीं रहा, या हम में से कोई रहा जो सेल अच्छी भी हो रही थी, धीरज, अब धीरज खुद ही कंपनी में ताला मार के चाबी दे के आया ओनर को, तो सर कल से मत दिखा। नहीं धीरज जी, तो यहाँ तक हमें समझ में आया आपको। तो ये था प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, यही हमें पूरे इस क्लास में ही पढ़ेंगे। हम सबसे पहले डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे आपको करना, फिर हम डायग्नोसिस करना देखेंगे और फिर हम प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे। यही हमारा डेटा एनालिसिस का पार्ट है। इसके बाद जो लोग डेटा साइंस लिए होंगे उनको स्टेप 4 में करना पड़ता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस, इसके बाद होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो डेटा एनालिस्ट का ऊपर तक ही काम था उस डेटा, उसके बाद जो होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए एमएल इंजीनियर होता है, वो सब काम करते हैं। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या होता है समझिए, नाम से ही पता चलता है प्रिडिक्शन करना। जैसे एक वैल्यू है हमारी 1011, नेक्स्ट वैल्यू सपोज करिए 1015, तो यहाँ से ये नेक्स्ट वैल्यू कैसे प्रिडिक्ट हुआ। सपोज करिए 1011 है, 1015 है, और यदि मैं आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछूं तो क्या आप बता पाओगे, यस और नो। आप क्या बताओगे 1019 होगा। ये कैसे बताया आपने, इसके स्ट्रक्चर को आपने फाइंड आउट किया और इस स्ट्रक्चर के भी यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट कर, यही कर रहे हो ना आप। यही चीज के करने के लिए हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग, एमएल। मशीन लर्निंग क्या होता है सो सुनिएगा, ये एक डेटा है, इस डेटा के अंदर से क्या करते हैं हम, ये रो एंड कॉलम वाइज डेटा, इस डेटा के अंदर से हम हिडन स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लेते हैं।
इस भी यहाँ पे जब न्यू डेटा आया तो उसके भी हम यहाँ पे क्या बताते हैं, प्रिडिक्शन। हम क्या डिसाइड करते हैं, प्रिडिक्शन। अब प्रिडिक्शन जो है क्या है, हाइपोथेसिस वैल्यू है कि ऐसा होगा, ये यही ना, ये होने की कितने परसेंट चांसेस, इसकी कोई श्योरिटी है। इसकी एक्यूरेसी हम चेक करते हैं, यदि ये 100% है तो जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। बट ये पॉसिबल नहीं है। हम कितने परसेंट तक सही कर पाते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, 98% है। तो 2% स्टिल हमारा लैक होने का चांसेस है ना, गलत होने का चांसेस है। जैसे देखिए होगे आप, बताया कि आफ्टर 4 आवर्स क्लाउडी सीजन होगा, रेनिंग सीजन होगा, तेज धूप निकला होगा। होता नहीं है कभी कभी वेदर फोरकास्टिंग में गलतियां होती है, जनरली होती है। या कभी कभी ये भी होता है, यूट्यूब पे आप गाने सुन रहे हो, आप गाने कुछ और सुन रहे हो, और नीचे में रिकमेंडेशन मैक्सिमम टाइम सिमिलर आता है, देखिए हो गया। तो कभी कभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वीडियो आ जाती है, ये सुन लो, देख रहे थे हम गाने, नीचे दिखा रहा है खाना में। नहीं, गाने सुन रहे हैं, कॉमेडी कॉमेडी शॉर्ट्स देख रहे हैं, नीचे में हमको लिखा वीडियो बना है। तो पॉसिबिलिटी है इस तरह, यही 2% वजह से चांसेस होते हैं। किसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए, धीरज हंस रहा है, समझ रहा हूँ मैं धीरज, कोई बात नहीं बेटा, होता है। इसी को मोर एक्यूरेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग हमारा 99.9 तक एक्यूरेट कर पाता है। 0.1% अभी भी चांसेज है गलत होने का। तो हेल्थ मतलब ह्यूमन बींग से रिलेटेड जितने भी सिनेरियो है, उसमें एमएल एप्लीकेशन यूज नहीं होता, एमएल से डेवलप, डीप लर्निंग डेवलप्ड एप्लीकेशन यूज होते हैं। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया, फिर आप देखिए होंगे किसी हेल्थ डिजीज रिकॉग्नाइजेशन हो गया, या हेल्थ प्रिडिक्शन हो गया। तो जहां पे बिल्कुल 1% भी आप चांस नहीं लेना चाहते, वहां पे क्या यूज करेंगे आप, डीप लर्निंग। तो आपके माइंड में एक आज क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि डीप लर्निंग इतना एक्यूरेट करता है तो जानबूझ के हम डीप मशीन लर्निंग क्यों यूज करेंगे। सभी को सही चीजें चाहिए, तो हमें जब सभी को पता है कि डीप लर्निंग 99.9 तक करेक्ट करता है, तो फिर मशीन लर्निंग यूज करेंगे, क्यों बंद होना चाहिए, जाना चाहिए था मार्केट से। तो फिर क्यों यूज हो रहा है अभी भी। तो जितना पावरफुल है ना बेटा, उतना ज्यादा वो कंज्यूमिंग भी है। डीप लर्निंग की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है कंपेयर टू मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बहुत सिंपल और रिलायबल है, कम रिसोर्सेज में भी प्रॉपर चलते हैं। डीप लर्निंग बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चलते हैं, वो दोनों नहीं आता। तो आया सभी को, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में यही है। फिर एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डायग्नोसिस एनालिसिस और डिस्क्रिप्टिव प्रेडिक्टिव, इन तीनों में मैं बता रहा हूँ कि पाइथन के थ्रू भी होता है, एक्सेल के थ्रू भी होता है, बीआई टूल के थ्रू होता है। तो तीन टूल यूज करने का क्या पर्पज है, यदि एक ही काम करना है तो कोई एक यूज कर लो, तीनों को यूज करने का क्या सेंस बनता है। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डेटा पे। यदि डेटा लिटिल बिट अमाउंट है तो एक्सेल यूज करो, यदि डेटा उससे बड़ी है तो बीआई टूल यूज करो, बिग डेटा तो क्या यूज करें, पाइथन। क्योंकि यदि आपके माइंड में आ रहा होगा कि पाइथन में बिग डेटा पे काम करना है, तो छोटी सी सिंपल सी बात है, छोटी डेटा तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा। बट प्रॉब्लम वही है, जो जितना पावरफुल है उतना रिसोर्स कंज्यूमिंग भी है। एक्सेल आपके सिस्टम में 4 GB रैम में प्रोफिशिएंट चलता है प्रॉपर तरीके से, पावर बीआई को कम से कम कितना चाहिए, 8 GB। तो हम हर जगह मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट जो मन कर रहा है उसको लगा दे, जो जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उसे यूज करिए। समझ गए ना धीरज। 5वीं बैच में भी ऐसे ही मिलेंगे हंसते हुए हम, नहीं बढ़िया है। जब दर्जन लगाओ 12वीं बार आईडी याद हो जाए, धीरज ID 167, रटवाद नहीं, एनिवर्सरी हमें खुद खत्म करवाएंगे वो। तो मेरी बात ये समझ गए आप, ये 4 स्टेप्स एक डेटा साइंटिस्ट को फॉलो करना पड़ता है। तो यदि हम चुप हो जाओ बस, तो हमें एक दिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेटा को हम एक्सेस करेंगे, फिर डेटा को डायग्नोसिस करेंगे, फिर डेटा का प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, फिर हम प्रिडिक्शन करेंगे। समझ गए, यही मेन 4 मेन स्टेप्स हैं डेटा साइंस में। तो आप जो जितने लोग कोर्स जो ले रखे होंगे वहां तक पढ़ेंगे। तो हम लोग डेटा एनालिसिस वाले कहाँ तक पढ़ेंगे, स्टेप 3 तक। हम इस क्लास में कहाँ तक पढ़ेंगे, स्टेप 3 तक। समझ गए। तो कल से हम सबसे पहले क्या शुरू करने वाले हैं बताओ, सबसे पहले मैं क्या पढ़ना पड़ेगा बेटा बताओ, डिस्क्रिप्टिव। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए हमने बताया आपको क्या क्या चाहिए, हमें पाइथन, बीआई, एक्सेल। तो एक्सेल और बीआई हम पढ़ेंगे अलग अलग बैच में, एक बैच में पढ़ भी रखे होंगे। हम यहाँ पे करेंगे पाइथन के थ्रू। तो पाइथन में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए क्या यूज होता है, लाइब्रेरी कौन सा, पहला पांडास और नंपाई, ये 2 यूज होते हैं। तो सबसे पहले कल की क्लास में कहाँ से शुरू करेंगे, पांडास। तो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे पांडास लाइब्रेरी, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है। और वो डेटा फ्रेमिंग
डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में हेल्प करे। क्लियर है ऑब्जेक्टिव हम सभी को? इस पूरे कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम सभी को आइडिया लग गया? क्लियर क्लियर है। अब नाउ फ्रॉम टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। हैव एनी